ओके, नमस्कारम एंड गुड मॉर्निंग, ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून। तो अभी तक हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के दो चैप्टर किए। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। सेकंड हमने किया अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलो या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलो, जो भी है। आपको कुछ वो क्या उसका मतलब है वो छोड़ दो। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब क्या, you don't have to remember that. What you are supposed to remember is actually concepts. What do you mean by entity concept? What do you mean by conservatism? What do you mean by prudence over form? What do you mean by accrual? What do you mean by periodicity? What do you mean by comparability? तो इन शब्दों का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। आई होप आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर यू दैट पर्टिकुलर थिंग, कि आपको इन शब्दों का मतलब पता चले। वैसे तो जैसे जैसे आप अकाउंट्स में ग्रो होते जाओगे, मैच्योर होते जाओगे, तो यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट कि कंजर्वेटिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ कहाँ पे कंजर्वेटिज्म को ओवरराइड करना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे हमने मैचिंग को ओवरराइड करना होता है। तो ग्रेजुअली लॉट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू आर गोइंग टू लर्न। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब शब्द आएंगे, वो शब्द ये रहेंगे जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको फाइनल में इंटर में जाने के बाद आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एएस और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वर्जन इज नोन एज इंड एएस। उसका खाली इंट्रोडक्शन, खाली लिस्ट आपके सिलेबस में है। बाकी आपको डिटेल तो आगे जाके पढ़ना है। आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा फाउंडेशन कि इंटर लेवल पे जाके आपको जो अकाउंट्स का मेन कोर है, जो अकाउंट्स की भगवत गीता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमारा प्रैक्टिस ऐसे चलता है कि हम जिस दिन भी लेक्चर खत्म करते उस दिन हम लोग यूजुअली क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करते। With a very basic assumption that I carry in my mind that when you come tomorrow, like आप जब अगले दिन आते हो तो आप कल के लेक्चर को प्रिपेयर करके आते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप यहाँ बैठे तो रहते हो लेकिन आपकी आत्मा यहाँ पे नहीं रहती, आपकी आत्मा भटकते रहती है। ठीक है, तो घर पे जाके एक बार बुक ओपन करके देख लिया करो, जो वहां पे वर्डिंग्स लिखी हो एक बार रीड कर लिया करो। अगर आपको कुछ नहीं समझता, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछा करो। आप मुझे भी पूछ सकते हो, विनायक सर को भी पूछ सकते हो। आपको जिसको पूछना है उसको पूछो, रिकॉर्डेड लाइन पे पूछना है रिकॉर्डेड लाइन पे पूछो, पॉज करने के बाद पूछना है पॉज करने के बाद, बट आस्क, डोंट कीप एनीथिंग इन योर माइंड कि मुझको ये नहीं समझा और मैंने याद रखा है। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। आप अकाउंट्स के बाप नहीं हो कि जो लिखा है वो आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है ना, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट। तो बहुत बार ऐसे होगा कि जो लिखा है वो आपको नहीं समझेगा, नॉट बिकॉज यू डोंट नो अकाउंट्स, इट्स जस्ट बिकॉज यू डोंट नो सर्टेन टर्म्स। और उन टर्म्स का आपको मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, एज आई सेड अर्लियर। हाँ, उसका अकाउंट्स में मीनिंग क्या आता है सर, इस यहाँ पे इसका प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने प्रूडेंस को जनरल लैंग्वेज में भी पढ़ाने का ट्राई किया कि जनरल कॉमन सेंस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंस। ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मार्केट में आप जिसको बोलते हैं, अरे बाबा कॉमन सेंस है, अभी तो चाय बना रहा है, टोप गर्म है, तूने हाथ लगाया, जल रहा है, क्या करेगा? कॉमन सेंस क्या बोलता है, पकड़े रखेगा? नहीं नहीं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छे से हाथ जलने दो। इमीडिएटली तेरा ब्रेन क्या कमांड देता है, जला, हाथ जल रहा है ना तो पीछे ले लो। दैट इज कॉमन सेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस। यू आर बिहेविंग प्रूडेंटली। नहीं सर, आज ब्रेकअप हुआ है, आज तो मैं हाथ लगा के रहेगा, आज टोप ऐसे पकड़ेगा मैं, नहीं, वो प्रूडेंट नहीं है। टोमेटो काटते वो कट गया, चलेगा, ओके, क्या कर सकते हैं, कट्टा है, खाना बनाने जाओगे तो। अलग से नस काटने जा रहा हूं, हाँ हाँ, ये प्रूडेंट नहीं है। तो मैंने आपको जनरल लैंग्वेज में भी प्रूडेंट पढ़ाने का ट्राई किया। अकाउंट्स में प्रूडेंट ये होता है कि फ्यूचर में जो होने वाला गेन है वो आज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, अनसर्टेन इनकम को नहीं दिखाओगे, बैलेंस शीट में असेट्स और इनकम को ओवरस्टेट नहीं करोगे, और लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करोगे। बताने की भाषा ये है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कम करके नहीं बताओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताओ, बढ़ा के भी नहीं बताना। और असेट जो है, इनकम जो फुला के नहीं बताना है, आपको इतना कमाता है, इतना बड़ा है, मुझे नहीं पता, मेरे पास 320 रुपया मेरे अकाउंट में है, क्या करेगा इतने पैसे का? तो 320 ना जस्ट 320 होता है, ठीक है ना, उसको ज्यादा बढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट प्रूडेंस इन अकाउंट्स। ठीक है, बाकी कंजर्वेटिज्म आपको पता है, ठीक है ना। वही प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग। कि अगर आपकी कॉस्ट, आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस की नीचे चली गई है, तो आप विचर इज लोअर पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये शॉकिंग न्यूज है। आपने जितने में माल खरीदा था उतना भी अभी मार्केट में वैल्यू नहीं है।
आप 50 रुपए में सामान लेकर आ गए, अभी मार्केट में वो 5 रुपए चल रहा है। शेयर होल्डर के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि पर यूनिट 45 रुपीज का लॉस होने वाला है आपको पर यूनिट, एंड दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। नहीं सर अगले साल प्राइस बढ़ेंगे तो अच्छा, अगले साल का अगले साल देखेंगे आप। इस साल अभी बता दें उनको कि स्टॉक की प्राइस, जो रॉ मटेरियल है, स्टॉक मतलब शेयर मार्केट का स्टॉक नहीं, इन्वेंट्री का वैल्यू गिर चुका है, और आपको अच्छे से नोट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? दैट इज कंजर्वेटिज्म। वैल्यू कम हुआ है तो बता दो, वैल्यू बढ़ गया है तो 50 रुपए की चीज 400 रुपए की हो गई है, 350 रुपया प्रॉफिट होने वाला, अभी से बताना चालू करूं? नहीं, विच एवर इज लोअर बोला उन्होंने। मार्केट वैल्यू से कॉस्ट अगर कम रहेगी तो कॉस्ट प्राइस, तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, विच एवर इज लोअर फॉलो करो। ऐसे कुछ कुछ हमने बातें की। आई जस्ट रन थ्रू द क्विक रिवीजन। आई अज्यूम कि आप लोगों ने भी किया हुआ है, और नहीं किया होगा तो क्या करेंगे, आज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आज भी नहीं करोगे तो कल करेंगे, कल मत करो, कल गणपति विसर्जन है, आप लोगों के लिए भी इनविटेशन है, ठीक है ना। आप लोग जब आपका दिन का लेक्चर खत्म हो जाएगा, गणपति बाबा तब तक वेट करेंगे आपका, जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद विसर्जन करने जाएंगे, ठीक है। लेक्चर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। गणेश गणपति बापा ज्ञान विज्ञान की देवता है। लेक्चर कैंसिल करके उसको पहुंचाने जाओगे तो बोलोगे ये अच्छा ज्ञान दिया है आपको। ज्ञान छोड़ के ज्ञान की देवता को छोड़ने जा रहे हो। ये सही है, ये ऐसा ज्ञान बहुत अच्छा था। तो शाम को जाएंगे। हाँ, थोड़ा एक आध लेक्चर में बोलता हूँ विनायक सर को कम करने के लिए, जो सेकंड थर्ड लेक्चर जो होता है उसको हम थोड़ा एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। अगर बहुत उन्होंने बोला तो मेरा एडजस्ट करने बोलता हूँ, लेकिन कैंसिल नहीं। हाँ ठीक है। बाकी विसर्जन में क्या करना है, आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, गुलाल लगाना है नहीं लगाना है, वो आप लोगों की चॉइस है। आप वैसे आज आके चाहिए तो बात करके प्लानिंग करके करो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका गणेशा है, आपका जो मन करता है वो कीजिए उसके साथ। आज गुलाब जामुन बनाने जो आप ही खाने वाले हो। तो बनाने में अगर आपके हाथ पांव लग जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफिस वाले बहुत बिजी है, ऑडिट के लास्ट के 3 दिन है, बताओ। 30 तारीख लास्ट डेट है टैक्स ऑडिट की, आज 27 है, ठीक है। हम लोग आरती लेते हैं, वो लोग लिस्ट देखते रहते कि और कितना काम है। तो दे आर अंडर वेरी वेरी मच प्रेशर। देखते हैं लास्ट लाख शायद आपको एक आध दिन छुट्टी मिले, लेकिन मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू गाइस कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तो हम लोग विनायक सर को भी ऊपर लेने वाले ऑडिट में, लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम आएगा तो ही, तब तक तो चला रहे वो, चलने दो, वो लोग अपना करने तो अपन अपना करते। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइंस। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेन चल क्यों नहीं रहा इधर, accounting concept defines assumptions on the basis of which financial statements of a business entities are prepared। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, मुझे बताओ। एंटिटी क्या है, एक अजम्पशन है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, अजम्पशन है। आप अक्रूवल फॉलो करो, अजम्पशन है। आप कंजर्वेटिज्म हो, अजम्पशन है। यू विल बी प्रूडेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अजम्पशन है। ये सारे क्या है, अजम्पशन। अजम्पशन समझता है आपको ये मानना पड़ता है, समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हाँ यही है, ऐसे ही करना होता है। फॉलोइंग आर द वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक एक लाइन में अगर बात करेंगे, एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या, ओनर अलग बिजनेस अलग। इसलिए ओनर जब कैपिटल लाता है बिजनेस में, ओनर जब कैपिटल लाता है तो बिजनेस उसको लाइबिलिटी ट्रीट करता है कि एक दिन मुझे इसको ये पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकेंड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट यू कैन डिटरमाइन, व्हाट यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दोज थिंग्स कैन बी अकाउंटेड। व्हाट यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी अकाउंटेड। जैसे मैंने बताया था, लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स, टीम की कमिटमेंट, डेडिकेशन, ओनर का, फाउंडर का आइडिया, फाउंडर की हिम्मत, करेज, ये सब इसमें लिखा नहीं जाता। जबकि वो सारे इंपॉर्टेंट एसेट है बिजनेस के, लेकिन वो लिखे नहीं जाते। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अगर हम 100 साल की एंटिटी चलाएंगे, 50 साल एंटिटी चलाएंगे, 50 साल के बाद आपको आके कोई बोलेगा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला, आपका रिजल्ट बहुत खराब निकला। 50 साल के बाद अगर कोई आपको रिजल्ट बताएगा तो आप इंप्रूव कैसे करोगे। आपको रिजल्ट और पोजीशन हर साल पता चलनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको हर साल आपको अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए। एवरी ईयर यू आर सपोज टू मेक योर ओन
रिज्यूमे। सर मुझको जॉब नहीं चाहिए, अरे मत, लेकिन रिज्यूमे तो बना, पता तो चलेगा कि लास्ट ईयर का, और एक फाइल में जमा करके रख। लास्ट ईयर के रिज्यूमे और करंट ईयर के रिज्यूमे में फर्क होना चाहिए ना। व्हाट डिड यू डू इन होल ईयर, व्हाट डिड यू लर्न, वेयर डिड यू ग्रो, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स यू हैव एडेड, ये आपको देखना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव गैदर्ड, आर यू एडिंग एनी न्यू हॉबी। अगर आप बदलोगे नहीं तो आपको आउटकम चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे वैसे ही कंपनी में भी होता है, कंपनी का जब तक बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट असेट लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट कितना कमाए तब नहीं बताएंगे, डिस्कस नहीं। एजीएम में क्या होता है, वही डिस्कस होता है ना। व्हाट इज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, डिस्कस होता है कि लास्ट ईयर हमने क्या किया और अगले साल क्या करना चाहिए। एजीएम में तो शेयर होल्डर आते हैं, वो साल में एक ही बार आते हैं। बोर्ड मीटिंग तो हर महीने होती है, और हमारे ऑफिस में तो एवरी वीक चीफ ऑफिसर्स आर सपोज टू सीट एंड डिस्कस। कभी कभी हम उसमें टीम, पूरी टीम को भी इन्वॉल्व करते हैं एवरी वीक। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा अगर हम रियल टाइम पे हमारे परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देंगे, तो मिस आउट हो जाएंगे, कभी हम भटक जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर साल कट करना पड़ेगा। दिस ईयर इज डिफरेंट, नेक्स्ट ईयर इज डिफरेंट, बट यू नीड टू अज्यूम योर एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, योर एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्यों अज्यूम कर रहे हैं, बैलेंस शीट क्यों बन रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट के इस साल के क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बनते हैं, ओपनिंग। और ऐसा कब तक चलेगा, हर साल क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, उसका अगले साल ओपनिंग, ऐसा कब तक चलते रहेगा, जब तक गोइंग कंसर्न अजम्पशन एग्जिस्ट करता है तब तक। कभी तो ऐसा होगा जब आपको पता चलेगा दिस एंटिटी इज नो मोर गोइंग टू बी गोइंग कंसर्न, ये कंपनी अभी चलने नहीं वाली, बंद होने वाली, ये पार्टनरशिप फॉर्म अभी डिसॉल्व होने वाली, दिस प्रोप्राइटर इज गोइंग टू शट द बिजनेस, और प्रोप्राइटर हैज डाइड, ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। then you don't prepare a balance sheet for that year, then you prepare a realization account ना, आप realization account बनाते हो। accrual concept क्या बोलता है, revenues and expenses are booked as and when they are earned and accrued, not received and paid। ये समझ में आ रहा है, received and paid नहीं किया आपने, earn किया है, accrue हुआ है, तो आपको book करना पड़ेगा। matching concept, matching concept means to match your expenses, to match your एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू। उस पीरियड में रेवेन्यू जो बुक किया था उस पीरियड के ही खर्चे उसके डेबिट में जाने चाहिए। इसलिए आपने अगर एडवांस सैलरी दी होगी तो आप इस साल बुक नहीं करते, आप उसको असेट्स में रखते हो, अगले साल उसको रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि वो एम्प्लॉय अभी उतने पैसे का काम इस साल नहीं करेगा, पैसा भी इस साल ले लिया उसने, लेकिन वो काम अगले साल करेगा, तो आपको बेनिफिट उसका अगले साल मिलेगा। आपने अगर 6 महीने का रिचार्ज किया और अभी जनवरी का महीना है, तो अभी 3 महीने का ही बेनिफिट आपको, मार्च तक का ही बेनिफिट अभी मिलेगा, अगले 3 महीने का बेनिफिट अगले टाइम मिलेगा। इसलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने बताया था। मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे स्टॉक नहीं आता, क्योंकि वो रिवर्सल ऑफ परचेस है। सर परचेस को रिवर्स क्यों किया, क्योंकि इस साल वो आइटम सेल नहीं हुआ, तो कौन से साल में रिकॉर्ड करोगे। सर वैसे तो ओपनिंग स्टॉक अगले साल में लेके जाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो तभी बुक होगा जब सेल होगा। अगर अगले साल भी सेल नहीं हो तो फिर से क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, फिर उसके अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ये तब तक बुक नहीं होगा खर्चा जब तक रेवेन्यू एक्चुअली में होगा नहीं। समझ में आ रहा है आपको। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बाबा आपने जो असेट लिया है, अभी हमने लैपटॉप लिया, ये लेने के टाइम पे 1.5 लाख रुपए का था, तो 1.5 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करो। नहीं अभी मार्केट वैल्यू इसकी 4 लाख है, नहीं 4 लाख पे नहीं रिकॉर्ड करने, मार्केट वैल्यू अभी 20,000 हो गई, नहीं नहीं, वो कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर भी नहीं लगता, वो किसको लगता है, इन्वेंट्री को लगता है। ये फिक्स असेट है, या बेचने वाले हो क्या कल उठ के, नहीं, तो मार्केट वैल्यू का इसका क्या लेना देना। कार आप आज खरीदी, आप कल 15 दिन में बेचने वाले हो, विच इज लोअर करोगे, नहीं करने की कोई जरूरत नहीं। सर कार आप बिजनेस में यूज करते रहोगे, सर लेकिन कभी तो बेचना होगा ना। हाँ जब भी बेचेंगे तभी आपको पता ही है क्या करते हैं हम, WDV के साथ सेलिंग प्राइस कंपेयर करते हो आप, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। वैसे अगले यूनिट में उसकी बात करनी कि सेल ऑफ कैपिटल एसेट होता है तो क्या करना है, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के लिए आपको AS9 पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, AS9। स्टूडेंट इंक्वायरी करके गया, क्या हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो गया, क्या हम इनकम बुक कर दे, स्टूडेंट आके इंक्वायरी करके गया। अभी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, आप कर सकते हैं। क्यों, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया मतलब हमारा अभी आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया। क्या हो गया, हाँ, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा कब वो बात छोड़ दो, आपने एडमिशन किया ना मतलब आप हमारे स्टूडेंट हो,
हाँ, आपने पैसे नहीं दिए अभी, लेकिन हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे क्योंकि हमको रेवेन्यू रियलाइज हुआ। लेकिन सर इस सेल को तो क्रेडिट सेल बोलते हैं। हाँ बेटा, क्रेडिट सेल बोलते हैं इसको। आप हमारे डेटर हो। सर इसकी क्या गारंटी कि हम फी भर देंगे? गारंटी तो धंधे में किसी की नहीं होती बेटा, बिजनेस वैसा ही होता है। क्रेडिट सेल्स भी बुक किया, आप मेरे यहाँ से गुड्स लेकर गए तो मेरा सेल्स हो गया ना। आपने पैसे नहीं दिए लेकिन मुझे, आप बात करके गए तो मैं रेवेन्यू नहीं बुक करूंगा, लेकिन गुड्स लेकर गए आप, अब तो मुझे रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू मेरे हिसाब से रियलाइज हो गया। क्योंकि आपको एक ही वर्ड याद रखना है, राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश्ड। क्या मैंने बोला? राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश्ड। ऐसा कौन बोलता है? AS9। मेरा कब हक बनता है कि मैं आपसे फी लूं? मेरा कब हक बनता है कि मैं आपसे पैसे मांगू गुड्स के लिए? आप गुड्स लेकर गए रहोगे तो ही मैं आपसे पैसे लूंगा। तो मेरा राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया, दैट मींस माय रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। हाँ, इन कैश नहीं हुआ है अभी। इन कैश कब होगा? जब आप हमको एक्चुअल में पैसे दोगे तो। और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो अनरियलाइज, तो बैड डेट्स। क्या करेंगे फिर? होता है ऐसे। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया था, ये कल इधर बोर्ड पे भी लिखा था, शायद विनायक सर ने भी बताया था आपको। असेट्स, अरे एक असेट लाओगे तो दूसरा असेट कम हो जाएगा। असेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो असेट भी बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो असेट्स कम होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो अगर आपने पे नहीं किया है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। मतलब एक डेबिट बढ़ा तो दूसरा क्रेडिट बढ़ना ही चाहिए। डेबिट में आइटम है तो क्रेडिट में होना ही चाहिए। तो व्हाट इंक्रीजेस एंड व्हाट डिक्रीजेस, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट इसको समझता है, उसको इजीली समझता है। ओके। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मतलब वही AS2। कंजर्वेटिज्म का एग्जांपल ही AS2 है। AS2 पूरा का पूरा बनता ही किस पे है? कंजर्वेटिज्म पे। फेयर कॉस्ट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मतलब शॉक होगा अभी दे दो, सरप्राइज होगा बाद में दे दो। मटेरियलिटी, क्या बताऊं अभी आपको मटेरियलिटी के ऊपर? कितना बताया मैंने आपको? मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर को सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्यों? क्योंकि हम उसको वही इंफॉर्मेशन देते हैं द डिसीजन मेकिंग। वो कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों रीड करता है? Why do we read information about company? Because we have to take some decision on it. तो डिसीजन लेने के लिए जितनी काम की इंफॉर्मेशन है उतनी तो सारी देनी पड़ेगी आपको। तो यू कैन नॉट हाइड मटेरियल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू डिस्क्लोज मटेरियल इंफॉर्मेशन। एक तो मटेरियलिटी हो गया, दूसरा इसका ये मतलब भी होता है यू शुड नॉट गिव इमटेरियल इंफॉर्मेशन, यू शुड ओनली गिव सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल, पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। सब एक ही शब्द है। अकाउंट उसको मटेरियलिटी बोलता है। मटेरियलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप सब दे दो उसको। सब कैसे चलेगा? जो मेन पॉइंट्स है, हाइलाइटेड पॉइंट्स है, वो दे दो। हाँ, उसको अगर डिटेल में और कोई चीज जाननी है तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाए, नीचे सारा लिखा होता है। और उसको भी और जानना है तो वो खत लिखे आपको ईमेल करे कि आई वांट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। व्हाई शुड यू बोर एवरीवन विद द डिटेल ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना? मेन बताओ उनको। इसलिए हम अभी रुपीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते भी नहीं है। आपको मैडम सिखाएंगी, कंपनी अकाउंट भी बताएगी, वी डोंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रुपीज नाउ। इन रुपीज नहीं बनाते, या तो इन हंड्रेड्स होता है, इन थाउजेंड्स होता है, इन लैक्स होता है, या इन करोड़ होता है। बड़े बड़े बैलेंस शीट जो है मैंने आपको दिखाया एनुअल रिपोर्ट उस दिन, वो तो रुपीज इन करोड़ थे। मतलब लैक्स जो है वो राउंड ऑफ हो चुके, आप समझ रहे हैं क्या? तो ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मतलब तो ऐसा होना चाहिए ना, 1000 करोड़ 378 रुपीज का सेल हुआ। अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है इतना एग्जैक्ट सेल कितना? मोटा मोटी 1000 करोड़ की कंपनी, खत्म हो गया। डिसीजन लेने के लिए काम जितना है उतना हो गया ना, एकदम डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझा आपको? ये सारे हो गए कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन। बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन मतलब वही रूल्स रेगुलेशंस, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल्स। डॉक्ट्रिन का मतलब ही प्रिंसिपल ही होता है। कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी and procedure of accounting, serving an explanation of current practices and as a guide for selection of convention or procedure where alternative exists. आपको alternative में से कौन सा alternative choose करना चाहिए? तो दो alternative होते हैं, WDV की मेथड भी है, SLM भी है। आपको consistent रहना है, आपके लिए कौन सा लेना है जो आपके लिए बेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें क्या आपने जो सिलेक्ट किया वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है। व्हाट इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी? तो दुनिया भर के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, दुनिया भर के मेथड्स अवेलेबल है।
उसमें से जो आप सिलेक्ट करते हो, डिप्रिसिएशन की 10 मेथड है, मतलब 10 असेट का 10 तरीके से डिप्रिसिएशन नहीं निकालोगे ना आप। 10 मेथड में का एक मेथड आप सिलेक्ट करोगे, तो मेथड बहुत सारी है, लेकिन जो आपने सिलेक्ट की वो आपकी क्या बन जाती है, अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी मतलब क्या, हम बोलते हैं हमारी स्टूडेंट पॉलिसी ये है, हमारी एम्प्लॉय पॉलिसी है कि हम 365 डेज काम करते हैं, दैट्स आवर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वी वर्क 365 डेज। आपको 365 डेज काम नहीं करना, यू कैन टेक हॉलीडे, लेकिन ऑफिस विल बी ओपन फॉर 365 डेज, ऑलवेज ओपन। तो हमारी ऑफिस पॉलिसी हो गई। ये गवर्नमेंट ने लिख के दिया था क्या हमको, कानून है कोई, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है क्या, नहीं। तो पॉलिसी हम बनाते हैं ना, किसके लिए, दूसरों के लिए। मैं रूल बनाऊंगा आपके लिए, अरे ऐसे कैसे, हम पॉलिसीज बनाते हैं हमारे लिए, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। द मेथड सिलेक्टेड, अडॉप्टेड, इन्वेंटेड बाय द एंटिटी फॉर देयर ओन अकाउंटिंग, उसको पॉलिसी बोला जाता है। मैंने क्या बोला, समझा आपको। अकाउंटिंग कन्वेंशन एमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली। कन्वेंशन मतलब समझ रहा है ना, ट्रेडिशन, टर्म्स जो हमने बात की है, ऐसे क्यों करते हैं सर, ट्रेडिशन है हमारा, अभी तक ऐसे ही चलते आया है। सर इनकम में से एक्सपेंस क्यों माइनस करते हैं, एक्सपेंस में से इनकम क्यों नहीं माइनस करते, ट्रेडिशन है हमारा। लोगों को नॉर्मली क्या समझता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट समझता है। आप उल्टा भी कर सकते थे, एक्सपेंस माइनस इनकम, नेगेटिव फिगर आया मतलब प्रॉफिट। सेम ही तो चीज है, मैथ्स तो वही है ना, ए में से बी माइनस करो या बी में से ए माइनस करो, मतलब तो वही रहना है आपका। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसे सोचते हैं क्या, नहीं, नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, इनकम माइनस, तो पहले इनकम लिखो फिर एक्सपेंस लिखो, क्यों, क्योंकि कन्वेंशन है हमारा, ट्रेडिशन है हमारा, कस्टम्स है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा, सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है ना। आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को हम क्या याद रखेंगे, CAG, CAG, ठीक है ना। CAG को जो ऑडिट करने वाले बच्चे उसको ऐसे भी याद रखा जाता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट का भी तो ऑडिट होता रहेगा ना, गवर्नमेंट के पास करोड़ों का पैसा जाता है शेयर होल्डर का, हम लोगों का, शेयर होल्डर मतलब हम शेयर होल्डर हो गए, देश के नागरिक हम हो गए, तो हम पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स भरते हैं अलग अलग, आप भी भरते हो, आपने भरा है ना टैक्स, भरा है कि नहीं, कौन सा टैक्स, GST तो भरते ही हो ना। अरे कुछ भी खरीदो, 5 पार्लेज भी लेकर आओगे तभी भी अपने टैक्स भर दिया, तो उसका कोई हिसाब रखने वाला चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा हाँ जी हमारे पास सारा हिसाब है, कोई ऑडिट करने वाला भी चाहिए ना। तो ऑडिट करने वाली बॉडी का नाम क्या है, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग करके मैंने याद कैसे रखा है वो बता रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ कैग इस वर्ड का मतलब क्या होता है हमारा मार्केट में। फिर एक्चुअली यहाँ पे कैग का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्या लेना देना है, कंसिस्टेंसी, अप्रूवल एंड गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। इसको क्या माना जाता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। इन 3 असम्पशन को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको नहीं बताना है किसको भी चिल्ला चिल्ला कि आई एम फॉलोइंग कंसिस्टेंसी, आई एम फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं, फंडामेंटल है वो, फाउंडेशन है वो, मानना ही पड़ता है। आपको कब बताना पड़ता है लोगों को, शेयर होल्डर को, जब आप इसको फॉलो नहीं करते, व्हेन यू डोंट फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग देन यू हैव टू डिस्क्लोज। सर कंसिस्टेंसी का कोई एक्सेप्शन है क्या, कंसिस्टेंसी मतलब जो पॉलिसी आपने ली, अकाउंटिंग पॉलिसी, यू शुड बी कंसिस्टेंट विद दैट ना। एक बार आप जिससे शादी करोगे उसके साथ ही आपको रहना है कंसिस्टेंटली। लेकिन सर कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या बदलने का, है ना, क्यों नहीं है, कब कब बदला जा सकता है, पॉलिसी कब बदली जा सकती है। 3 सिचुएशन बताए थे मैंने आपको AS1 के, अरे AS1 के 3 सिचुएशन बताए थे ना आपको मैंने, कब पॉलिसी बदली जा सकती है, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। लेकिन फिर मैंने बोला कंसिस्टेंसी शुड नॉट ब्रिंग नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं कि रिजिड बने रहो, नहीं बदलूंगा। अरे सामने से बस आ रही है, तू यहां से जा रहा है, तो बोलेगा मैं नहीं हटेगा, तू हट, तू बड़ा कि बस बड़ी, बस ना नहीं हटेगा तो भी कुचल दिया जाएगा ना। तो ईगो नहीं लेके जाने का रोड क्रॉस करने के टाइम पे। तो वैसे यहाँ पे मुझे बताओ, आपकी पॉलिसी बढ़ी कि लॉ बढ़ा, लॉ बदल गया, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं बदलूंगा पॉलिसी, अरे लॉ चेंज हो गया है, देश का लॉ बदल गया, कंपनी एक्ट बोलता है अभी आप कैश मेथड फॉलो कर ही नहीं सकते, और आप अब तक कैश मेथड फॉलो कर रहे थे,
कंपनी लॉ बोलता है अप्रूवल ही करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? आप बोल रहे थे मैं पहले जनवरी से दिसंबर बैलेंस शीट बनाता था, मैं वैसे ही करेगा। कंपनी लॉ बोलता है नॉट अलाउड, मार्च में बनाना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे मैं 18 महीने की बैलेंस शीट बनाएगा, जो उखाड़ना है, अरे वो 15 महीना मैक्सिमम अलाउ करता है पहले साल में, नहीं तो हर साल मैक्सिमम। वो लॉ है, तू कैसे पॉलिसी बना के उसको ओवरराइड करेगा? तो लॉ बदल गया तो आपको बदलना पड़ेगा। और दूसरा, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, मेथड चेंज कर दी। अकाउंट्स में इन्वेंशन की जरूरत है कि नहीं है? आज दुनिया में हर चीज में इन्वेंशन हो रहा है। जैसे हम कपड़े पहनते थे कुछ सालों पहले, वैसे कपड़े अभी हम नहीं पहन रहे, नहीं तो अभी आप सब नौवारी में यहाँ पे आते। हाँ, और मैं लंगोट पे। नहीं, पहले हमारे गांव के लोग ऐसे पहनते थे, आपके दादा दादी का वगैरह फोटो वगैरह देखो पुराना कैसा है। तो जनरेशन के हिसाब से कपड़े बदल गए, जनरेशन के हिसाब से फूड बदल गया, जनरेशन के हिसाब से भाषा बदल गई। आज जितना हम ओपनली बात करते हैं यहाँ पे बैचेस पे, पहले प्रोफेसर स्टूडेंट लोग ऐसे बात नहीं क्या करते थे। घर में भले कोई भी भाषा आप यूज करो, यहाँ पे बड़ी रिस्पेक्टफुल भाषा होती थी। तो आप ऐसे क्यों बात करते हो? आपको भी थोड़ा मैनर सीखना चाहिए उनसे। बोलो मुझे ऐसे। मैं ओरिजिनली ऐसा, तो मैं टीचर बनने के बाद अलग बनूं, ऑफिस में डायरेक्टर बनने के बाद अलग बनूं, घर पे अलग रहूं, वाइफ के साथ अलग रहूं, दोस्तों के साथ अलग रहूं, मतलब मुझे कितनी प्रोफाइल कैरी करनी पड़ेगी, कितना कंफ्यूज रहूंगा अपनी जिंदगी। अरे अभी 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 अरे बैच पे हूं, अभी यहाँ पे मुझे अच्छा बनना है। ओहो वाइफ के साथ हूं, अभी मुझे लॉयल बनना है। ओहो अभी दोस्तों के साथ, अब जो बनना है बनूंगा, अब नंगे बनूंगा। कितनी अलग अलग प्रोफाइल लेके जानी पड़ेगी यार। तो आई हैव एक्सेप्टेड रियलिटी कि जैसा, हाँ मैं जैसा हूं मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं रिजिड नहीं हूं। पहले मैंने फैक्ट को एक्सेप्ट किया, फिर अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को अच्छा बनाना चाहता हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं। तो आपको भी वैसे ही करना है, प्रिटेंड नहीं करना अच्छा होने का। पहले जो हो एक्सेप्ट करो एंड देन बिकम गुड इन रियल टर्म, कि आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़े। आप वही करने जा रहे हो, ठीक है ना? आप सीए बनने जा रहे हो, तो अच्छा बनना इज बाय प्रोडक्ट ऑफ सीए। हाँ मेरे जैसे कुछ लोग एक्सेप्शन है, डोंट जज मी नाउ। सो दूसरा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर इन्वेंशन होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नई चीज लेकर आएगी तो डेफिनेटली वो अच्छी होगी, तभी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने लाई है। तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा, ना लॉ बदला ना स्टैंडर्ड बदली, आपको खुद को लग रहा है अंदर से अगर मैं ये पॉलिसी बदल दूंगा तो आई गेट द बेटर रिजल्ट, आई प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट, द प्रेजेंटेशन विल इंप्रूव, स्टिल यू कैन चेंज। हमारा खाली क्या कंडीशन है, आप पॉलिसी चेंज करो, लेकिन चेंज करने के बाद फिर कंसिस्टेंट रहो। आपने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब डब्ल्यूडीवी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। नहीं नहीं, इस साल एसएलएम, अगले साल डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर डब्ल्यूडीवी डब्ल्यूडीवी, एसएलएम एसएलएम, फिर एसएलएम एसएलएम। मतलब शेयर होल्डर हमेशा शॉक में रहेंगे, इस साल मेथड कौन सा लगाया ये, सरप्राइज, इस साल दोनों नहीं है, तीसरी लाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो भी मेथड आप फॉलो करते हो, चेंज करना अलाउड है, लेकिन जब चेंज करते हो तो कंसिस्टेंटली फॉलो। और जब भी कंसिस्टेंसी आप ब्रेक करोगे, इस तीनों में का कुछ भी ब्रेक करोगे, आप नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करो, ऐसा ही लिखा है हमने, बस यही चैप्टर है और कुछ नहीं। यही शब्द गोल घुमा घुमा के बार बार बात करनी है और कुछ नहीं। जितना मैंने बोला ना अभी, उतना बोलने आपको आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी समझो, एकदम बड़े बड़े भाषण दो हमको कंसिस्टेंसी के ऊपर, लेकिन जो उसमें लिखा है उतना आपको बोलने आना चाहिए, उतना समझ में आना चाहिए। फिर इतना बोलने के बाद भी बोलता हूं मैं, अभी भी शायद नहीं आएगा। अरे इंटर है, फाइनल है, टाइम है तुम्हारे पास अभी 5 साल का। 5 साल में समझ में आना चाहिए ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक दिन में कैसे आएगा? अभी तक तो आपको जो जो ये समझाने का ट्राई कर रहे हो आपके सिलेबस में भी नहीं है। वो तो अभी से आपके कान में वो खाली एक आवाज आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, अप्रूवल, अपना सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ये सब आगे आने वाला है। हायर परचेस अकाउंटिंग की आपने? नहीं की ना। AS 19 है आपके सिलेबस में, लीज अकाउंटिंग नहीं है। AS 16 है, बोरोइंग कॉस्ट
नहीं है। एज 13 है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग? नहीं। आपने कभी कंपनीज का अमालगमेशन किया है, दो कंपनीज को मर्ज करते हुए देखा है? नहीं किया है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये सब शब्द? सर ये कहाँ है? अगले साल इंटर में सब कुछ है जितना भी मैंने बोला। लेकिन इंटर पे जाके अगर तुम अगर किसी प्रोफेसर को ये पूछोगे सर वो गोइंग कंसर्न क्या है ना, वो नहीं समझ रहा है। वो अमालगमेशन सिखा रहा है, वो दो कंपनीज को मर्ज कर रहा है। अब दो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का गोइंग कंसर्न खत्म हो चुका है और नई कंपनी चालू हुई है सी लिमिटेड, और उसने बोलते बोलते बोला नाउ देयर इज नो गोइंग कंसर्न सो वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। और तुम बोले अच्छा गोइंग कंसर्न खत्म होने का रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है? ओहो, और क्या क्या होता है बताओ ना। तो वहां पे ये एक्टिंग ना करो करके अभी से हम बता रहे हैं आपको, तैयार कर रहे हैं अगले साल के अकाउंट्स के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो हमारा अजम्पशन क्या है? बताओ, गेस करो, ये चैप्टर पढ़ाने का हमारा अजम्पशन क्या है? क्या आप इंटर में होगे ना, मतलब आओगे ना? अब देख लो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां वेट कर रही है, आपका इंतजार कर रही है, आप उनको एक दिन मिलो। सर बैलेंस शीट में क्वालिटी होनी चाहिए कि बिना क्वालिटी का बैलेंस शीट होना चाहिए? बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल, क्वालिटी का होना चाहिए कि ऐसा ही कुछ भी लिख के तो जैसे तुम ऐसे नोटबुक पे बनाते हो बैलेंस शीट, आओ तुम्हारा बैलेंस शीट बनाते हो। हाँ, कोई भी बिजनेसमैन मिलता है तुम बोलते हाँ 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 ओके ओके हम माने इस प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट में बनाएगा। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तुम्हारा शीट और बैलेंस शीट में ज्यादा फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है ना? तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को कि बैलेंस शीट पे शीट करना बंद करो, अच्छे से बनाओ। सर अच्छे से मतलब कैसे बनाओ वो भी बताओ। अच्छे से बनाओ, वो बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? The qualitative characteristics are attribute that makes information provided in financial statement useful। सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, वो जो इंफॉर्मेशन है वो जिस पर्पज के लिए कोई बैलेंस शीट रीड कर रहा है वो पर्पजफुल होना चाहिए। तो आपके घर पे एनुअल रिपोर्ट आया, शेयर होल्डर को कुछ नहीं समझ रहा है, वो फोन करके पूछ रहा है आपको कि सर ये एनुअल रिपोर्ट तो मेरे घर पे आया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी कंपनी में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, एसेट हुआ है, वो हुआ है, क्या करेंगे? तो आप कंपनी के डायरेक्टर, आप रिप्लाई दे रहे हो, आपके घर पे छोटे बच्चे हैं? बोलते हैं हाँ है। बोलते उनको दे दो। अरे लॉट ऑफ यूज ऑफ पेपर नो, छोटे बच्चे लोगों के लिए बहुत यूज होता है। अरे क्या कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको दे दो, उसको अच्छा प्रेशर आएगा। हाँ हाँ हाँ, आज कंपनी की बैलेंस शीट मिली है, अच्छे से हो गया, आज आज पेट साफ ही हो गया मेरा, आज सारा मैंने असेट लाइबिलिटी देख लिया करते करते। ऐसे मत करो, पहले यूजफुल होना चाहिए टू द यूजर्स। सर यूजफुल तब होगा जब वो बैलेंस शीट क्या होगा, एकदम सिंपल होगा यार, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, मतलब एज सिंपल एज पॉसिबल। डिफिकल्ट है अकाउंट्स, अकाउंट्स आसान नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाना एक कला है, एक आर्ट है। कि जो नॉन कॉमर्स का है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो इलिटरेट है, एक 5 साल का बच्चा है, उसको भी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है बैलेंस शीट। समझाने आना चाहिए कि इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब बेटा इस कंपनी ने इतने बड़ा व्यापार किया है, उसने इतने खर्चे किए हैं और ये सब करके कंपनी ने इतना करोड़ का प्रॉफिट कमाया हुआ है, फिर गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया और फिर इतना वेल्थ हमारे लिए कंपनी ने बनाया। तो मुकेश अंबानी इज वर्किंग फॉर मी बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। आप समझ रहे हो ना, अदानी इज वर्किंग फॉर मी बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अदानी, टाटा ग्रुप इज वर्किंग फॉर मी बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ Tata. You don't have to own company completely. You can own a part of the company and that is share. तो छोटे बच्चों को भी अगर आपको समझाने आ सकता है अगर, तो आपको अकाउंट्स आ गए, ठीक है? रेलेवेंस, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन मत दो। रिलायबिलिटी, जो इंफॉर्मेशन दी उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। सत्यम का मैंने आपको बताया कल कि सत्यम के ऊपर का भरोसा उड़ गया था लोगों का, क्योंकि उन्होंने रिलायबिलिटी प्रिंसिपल का मर्डर कर दिया, झूठ बता दिया आपको, हर साल झूठ बता रहे थे, हर साल चुनाव लगा रहे थे, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था उनको, लॉस में की कंपनी थी लेकिन प्रॉफिट बना के दिखा रहे थे। उसको ही विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं हम लोग ऑडिट में, क्या बोलते हैं? हाँ ड्रेसिंग करना, समझो ना, मतलब मेकअप करना, बैलेंस शीट का मेकअप करने को क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। रेवेन्यूज को बढ़ा के दिखाना, एक्सपेंसेस को कम दिखाना, असेट्स को बढ़ा के दिखाने को क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग।
कंपेरेबिलिटी, 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, मिनिमम 2 कॉलम होने चाहिए, करंट ईयर एंड लास्ट ईयर। एंड कंपेरेबिलिटी को एक कदम आगे जाके मैं बोलता हूँ, आपकी कंपनी और दूसरी कंपनी कंपेरेबल होनी चाहिए। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। कचरा इंफॉर्मेशन मत दो, ओनली इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यूजफुल इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज मटेरियल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, नॉलेज ताकतवर होना चाहिए। सर मुझको जनरल नॉलेज बहुत है, वो जनरल ही काम आता है। ये कौन सा नॉलेज है? स्पेसिफिक है, हार्डकोर नॉलेज है, एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है। कंपनी लॉ इज एक्सपर्टीज, इनकम टैक्स इज एन एक्सपर्टीज, जीएसटी इज एन एक्सपर्टीज। आपको कानून समझ में आना चालू हो जाते हैं, आपको एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है। नहीं तो अफ्रीका की राजधानी कौन सी वो याद रखो आप, बड़ा जिंदगी में काम आएगा आपको। अफ्रीका का नेशनल प्राणी कौन सा वो भी याद रखो, वो सबका यूज नहीं है किधर। मैं नहीं बता रहा आपको पता नहीं होना चाहिए, पता है वेल एंड गुड, नहीं पता क्या फर्क पड़ता है। युगांडा की राजधानी बताओ, अफ्रीका में उगांडा करके देश है, बता, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्या फर्क पड़ा? उगांडा देश है। पता चला आज लेक्चर होने के बाद एक दूसरे को बुला रहे हो, ये उगांडा इधर आ। देश का नाम है, आराम कर लो, हंस रहे। फेथफुल प्रेजेंटेशन मतलब ट्रू एंड फेयर दो, सच्चा है जो वो बताओ। सब्सटेंस और लीगल फॉर्म, एक्टिंग मत करो, दुष्य मत क्रिएट करो, जो रियल है वो बताओ। लीगलिटी को थोड़ा हटा के रखो, जो रियल है वो ज्यादा बताओ। तो मैंने इसका एग्जांपल भी आपको हायर परचेस का दिया था कि हायर परचेस में अपनी गाड़ी तो खरीदी है, लेकिन आप लीगल ओनर नहीं हो उसको, लेकिन फिर भी आप अपने शेयर होल्डर को बताओ कि गाड़ी खरीद ली है हमने, हायर परचेस पे ली है। हाँ नोट में लिख दो आप हायर परचेस में है, लेकिन एसेट आप ही का है, आपके बैलेंस शीट में बुक होगा, लेकिन आप लीगल ओनर नहीं हो। लीगल ओनर बनोगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा तब। उन्हें बोला लीगल इंपॉर्टेंट नहीं है, रियलिटी में कौन ओनर है? आप हो ना, रख दो बैलेंस शीट में आप, ठीक है। न्यूट्रलिटी, आपको बायस नहीं रहना है, आपको प्री डिटरमाइंड डिसीजन से बात नहीं करनी है। अगर मैं आप लोगों को अगर ओपिनियन, मुझे आप ओपिनियन पूछने आते हो, सर शुड आई सीरियसली कंटिन्यू सीए और नॉट, मैं प्री डिटरमाइंड रह के आपसे बात नहीं कर सकता। ओए ओए रुको जरा 2 मिनट, बैठो उधर, जाओ मत, कुछ काम है। ओए तुम भी रुको, सब रुको, आज जाने का नहीं, इधर बैठे रहने का, तुम भी रुको। हे जा रहा है, ऐसा कैसा जा रहा है एकदम पतली गली से, थोड़ा रुको यार। कभी कभी तुमको पता है हमको कितना बुरा लगता है, तुम्हारा लेक्चर आते ही खत्म होता है। तुम लोग जितना टाइम लेक्चर में बैठे हो ना, उतना ही हरामखोर लोगों का ब्रेक होता है। सुबह आते रात तक बैठे रहते, कभी कभी इनके साथ बैठो जरा, समझा करो इनकी भाषा भी। कुछ काम है मेरा आप लोगों से, आप रुको जरा 5 मिनिट। मॅम थांबायचंय तुम्हाला, तुम्ही पण थांबा, या इथे। हेलो, अरे किधर गया मयूर, किधर है? बाहर गया? तो ये जो गए थे वो लोग आ गए, तो लेकर आने बोलो। आप अगर मेरे साथ कभी आके बात करते कि सर हमें सीए करना है कि नहीं करना है, तो मुझे आपको बात पूरी सुननी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं बोलता नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हाथ काट दूंगा आपके। ऐसे कैसे चलेगा? ये कैसा, ये तो बायस ओपिनियन हो गया ना, अनबायस ओपिनियन देना चाहिए ना यार आप लोगों को। नेक्स्ट, प्रूडेंस। प्रूडेंस का तो मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ। प्रूडेंस मतलब लॉजिकल कॉमन सेंस। फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, पार्शियल डिस्क्लोजर मत दो। फेयर डिस्क्लोजर मतलब गोरा डिस्क्लोजर होना चाहिए, काला डिस्क्लोजर अरे फेयर मत, वो वाला फेयर नहीं। फेयर मतलब सच होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ आना है, उसी के लिए तो बुला रहा हूँ। हाँ तो अभी फोन किया था, तो इतना ऊपर मत रहा कर।
जल्दी आ। तो ये अपना चैप्टर था ओवरऑल, ठीक है ना। देखते हैं भी आप लोग कितने आंसर दे पाते हो मुझे। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर्स फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस मतलब समझता है आपको? फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस मतलब अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखना है, आपको अलग रखना है। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्सनल अफेयर्स। पर्सनल अलग, बिजनेस अलग रखना है। पर्सनल लाइफ में खर्चे करोगे, बिजनेस में बुक नहीं करने, बिजनेस के खर्चे पर्सनल में नहीं बुक करने। ऑफ द ओनर इज नोन एज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाँ तो राइट क्या है? कौन सी कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट ना। क्यों एंटिटी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बताओ जल्दी। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है और ओनर अलग है ना। तभी तो आप क्या करते हो, पर्सनल एक्सपेंसेस को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो? ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। पीएनएल के डेबिट में आप नहीं डालते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं डालते। तो आंसर क्या लिखना था? फॉल्स। अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट all expenses match with the revenue of that period should only be taken into consideration. In financial statement, the organization, if the revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. आइए प्लीज यहाँ रखिए, मॅडम के लिए लाया था. पुढचं पण करा, नाही तुम्ही जावा मुलांना सांगतो, तुम्ही करा तोपर्यंत मी शिकवतो. हाँ दूसरा बताओ मुझको, नालायक लोग आंसर दिख लेते फटाक. उन्होंने क्या किया, आंसर कैसे लिखा समझ में आ रहा है? उन्होंने मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो डिफाइन किया. आप उल्टा भी लिख सकते थे कि ये कॉन्सेप्ट मैचिंग नहीं है, ये कौन सा है? एंटिटी कॉन्सेप्ट है. दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है. या तो ये बताओ कि मैचिंग क्या होता है, या ये बताओ ये वाला क्या है. ये समझ में आ रहा है आपको? दूसरा, एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर. ट्रू है ना? हाँ चलो आगे. अक्रूवल मीन्स रिकॉग्निशन एज मनी इज रिसीव्ड और पेड. ये तो गलत है, ये बताओ जल्दी. अक्रूवल ऐसा होता है क्या कि पैसा मिलेगा तो अकाउंटिंग करूंगा? नहीं, ये तो कैश होता है. अक्रूवल क्या होता है? मनी अर्न या एक्सपेंस इंकर्ड, तभी आपको रिकॉर्ड करना है. मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूं, मैडम को थोड़ा हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हम लोग, नहीं तो चले जाते हो. ओके तो अक्रूवल का उन्होंने देखो कैसे आंसर लिखा है पॉइंट नंबर 3 का. अंडर अक्रूवल कॉन्सेप्ट the effect of transaction and other events are recognized on mercantile basis, that is as and when they occur, as and when they occur, ठीक है ना, and not as cash or cash equivalent is received or paid. मतलब कैश या कैश के जैसा और कुछ. तो चेक होता है, डीडी होता है, वो लिया वो गया तभी नहीं रिकॉर्ड करने का, जब वो अकर हुआ था तभी रिकॉर्ड करने. They are recorded in the accounting records and reported in the financial statement of the period in which to which they are related. इसको क्या बोलते हैं? अक्रूवल बोलते हैं. नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. कंजर्वेटिज्म की बात की थी हमने, ये समझ में आना चाहिए अभी आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटेरियलाइज्ड. कंजर्वेटिव क्या बोलता है? नो चेंज शुड बी काउंटेड. कोई भी चेंज को आपको काउंट नहीं करना है जब तक वो मटेरियलाइज नहीं होता. मतलब मार्केट में स्टॉक की प्राइस कुछ भी बदले, चेंज मतलब बदले, उसको आपको अकाउंट में नहीं लेना है जब तक एक्चुअली लॉस ना हो. ऐसा है क्या? नहीं, ये तो उल्टा है. वो क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू या कॉस्ट, विच एवर इज लोअर. मतलब चेंज के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी, आप चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते. फॉल्स. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है, या तो आप अगेन रियलाइज, ये कॉन्सेप्ट कौन सी हो देखो, या मैंने क्या बताया, दो होता है. जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है ना वो किसी और कॉन्सेप्ट की होती है, तो वो जिस कॉन्सेप्ट की उसका नाम लिखो. तो उन्होंने जो लिखा है वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का लिखा है. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटेरियलाइज. ये जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन निकल जाता है तो हम रियलाइजेशन के बेसिस पे बनाते हैं कि अभी जितना पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, अभी मार्केट वैल्यू वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है आगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी सुना था आप लोगों ने?
बार बार सुना है अभी। एम्प्लॉइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, बोलता है कंसिस्टेंसी का मतलब नॉन फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एज नॉट टू अलाउ इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंप्रूव हो गई है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बता रहा है वो, क्योंकि मुझे पुरानी घटिया मेथड के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा है नहीं, फॉल्स है। इसके तो 3 रीजन आप लिख सकते हो कि कब कब चेंज होने वाला है, कब कब चेंज होगा। चेंज इन लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड फॉर बेटर और इंप्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया ये बातें हो गई। कंसिस्टेंसी ऐसा कभी नहीं बोला। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट एम्प्लॉय नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 2 बार नॉट बोला है, मतलब बताओ इसको 2 बार नॉट को क्या बोलना चाहिए था हमको, इंप्लाइज होना चाहिए था ना। तो भैया 2 बार नॉट अगर निकालोगे मतलब कंसिस्टेंसी अलाउ करता है आपको इंप्रूव करने के लिए। उन्होंने लिखा है कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि वो चेंज होने के बाद भी अलाउ नहीं करे, उल्टा लिखा है, चेंज होने के बाद भी अलाउ नहीं करे ऐसा इसका मतलब नहीं है, ऐसा लिखा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब चेंज होगा, इंप्रूव्ड मेथड आएगा तो आप चेंज करो, मेथड चेंज करो, खाली आप डिस्क्लोजर दो। AS1 क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी टूटा ना, फंडामेंटल अजम्पशन टूटा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा कि क्यों बदली मेथड, मेथड बदलने का इफेक्ट क्या हुआ, वो सब आपको बताना पड़ेगा आगे। The materiality depends upon the amount of item and not upon the size of the business, nature and level of information, level of person making the decision। ऐसा है क्या, मटेरियलिटी खाली बोलता है अमाउंट के ऊपर डिपेंड है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा है, बैंक में 10 रुपया भी मटेरियल होता है। क्यों, क्योंकि बैंक, अरे बैंक में कैसे 10 रुपया गायब होगा, बैंक का बिजनेस तो बेस्ट सिस्टम माना जाता है, और यहां से 10-20 रुपया गया तो कुछ इतना मटेरियल नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस बदल गया। 10 रुपया वही है, बैंक का 10 रुपया बहुत मैटर करता है, हमारा 10 रुपया मैटर नहीं करता। फिर मैंने बताया था मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नॉट ऑब्जेक्टिव, इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, एंटिटी टू एंटिटी, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, पर्सन टू पर्सन। तो आप जैसा भी आपको समझना है वैसा समझिए। तो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये फॉल्स ही है। आपको आंसर देना है, मेरी एग्जाम नहीं है, नहीं तो इसको होमवर्क दे दूंगा मैं। फॉल्स, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, all items having significant accounting effect on the business of enterprise should be disclosed in the financial statement। चलो आगे चलता हूं। अक्रूवल बेसिस, लास्ट है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय विच रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट इन द पीरियड ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट आर मेड। ये सही है क्या, अक्रूवल बोलता है जब तभी रिकॉर्ड करना है जब एक्चुअली पैसा रिसीव किया या पैसा पे किया है। नहीं, ये तो कैश सिस्टम बोलता है। अक्रूवल क्या बोलता है, जब अकर्ड होगा तब देना है। ये तो रिपीटेशन है, पहले भी आया था। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात की है उन्होंने ना, ये अक्रूवल बेसिस की नहीं है। कौन से बेसिस की बात की उन्होंने, कैश। चलो, ये तो है तो तुम्हारा फेवरेट होता है MCQ। क्यों MC, अरे अरे MCQ रे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बता रहा था मैं। MCQ तुम लोगों को क्या समझता है पता नहीं। हेलो, हाल एक पार्सल आलाय, फक्त 2 मिनिटानंतर जाऊन घेऊन ये, येतोच आहे। पहला वाला एक क्वेश्चन बता के जा। ऑल फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एक्सेप्ट, इसमें एक फंडामेंटल नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं है। तो अपना क्या क्या होता है, CAG होता है ना, कंसिस्टेंसी है, गोइंग कंसर्न है, ये क्या था, अक्रूवल। ठीक है ना, तो चुना लगा रहे थे। टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। अब ये सब पढ़ना पड़ता है आपको आंसर में कि प्राइमरी क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, इस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ। अंडरस्टैंडेबिलिटी, मटेरियलिटी है, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी है, न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो 2 जगह पे है, ठीक है ना। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, मुझे बताओ ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहा कि पहले तो बैलेंस शीट रिलायबल होनी चाहिए,
अंडरस्टैंडेबल है लेकिन गलत है। ये क्या बात हो गई, बहुत सिंपल लिखा है लेकिन वो सही नहीं है और रिलेवेंट भी नहीं है। तो अभी ये क्या होता है ना, विद एक्सपीरियंस आपको पता चलना चाहिए, और विद एक्सपीरियंस नहीं पता चला तो चुपचाप जाके क्वेश्चन देख लेने का कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हम लोग ने। टू, टू का क्या ये आंसर है बी। तो मुझे इतने शब्दों में मुझे ये दो शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे, इसलिए ये आंसर। कभी कभी आपको ऐसे करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते ना ना, घेऊन तो आला शिल्प। आगे चलू, जैसे उभार गया फटाक से दो चार क्वेश्चन पढ़ लेते। आगे जाने के दो रास्ते, एक तो खुद आगे चले जाओ और दूसरों को पीछे जाने बोलो। कनिका एंटरप्राइज follow the WDV method of depreciation every year after year due to, क्यों फॉलो कर रही है हर साल? कन्वीनियंस के लिए, याद हो गया डिप्रिसिएशन का मेथड, इसलिए कंपैरेबिलिटी के लिए कि कंसिस्टेंसी के लिए? वैसे दोनों आंसर है, कंपैरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी भी है, लेकिन मेन आंसर कौन सा है? कंसिस्टेंसी। कंपैरेबिलिटी भी आंसर क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर का मेथड अलग होगा, करंट ईयर का मेथड अलग अगर होगा तो कंपैरेबल नहीं है फिर आपका रिजल्ट। तो कंपैरेबल आप बना के देते हो, आपने बना के दिया, मुझे पता आप लोग, आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मार के देते हो, चेंज इन मेथड करते तो आप ओरिजिनल मेथड ही वैसा रहता तो क्या होता वो आप बताते ना। चलो आगे, ये वाला सवाल करके दिखाओ, कैलसी है, यूज करने की कोई जरूरत नहीं। दिमाग यूज करो ना रे, रख दे इधर, डायपर है, तुला पाहिजे असेल तर एकदम घे। अरे सच में डायपर है, वो शिवम के लिए मंगा है, अवनीश के लिए नहीं, शिवम के लिए, छोटे के लिए, अमेजोन पे। बताओ, 4। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो तो सही। ए परचेस अ कार फॉर 5 लाख रुपीज, मतलब गाड़ी कितने की लेकर आया? 5 लाख का। मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज, मतलब वहां पे इमीडिएटली कितना दिया? 1 लाख। एंड साइनिंग अ 4 लाख रुपीज बिल पेएबल इन 60 डेज। बिल पेएबल लाइबिलिटी होती है, तो आपको आंसर क्या देना है इसमें से? एबीसी का एक चूज करना है ना। टोटल असेट इंक्रीज बाय 5 लाख, यस व्हाई नॉट, असेट तो इंक्रीज हुआ ना 5 लाख से, लेकिन यहाँ पे वर्ड है टोटल, इसकी वजह से ये गलत है। क्यों? 5 लाख से अगर असेट बढ़े हैं तो 1 लाख से कम भी हुआ ना। अभी बैलेंस शीट में दोनों होते हैं ना, फिक्स असेट भी होते हैं और करंट असेट भी होते हैं ना। तेरे फिक्स असेट में 5 लाख बढ़ गए, लेकिन तूने डाउन पेमेंट कितने का किया, तो कैश कम हो गया ना 1 लाख से। तो ये समझ में आ रहा है ना, डुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर 4 लाख से लाइबिलिटी बढ़ी आपकी, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया? बिल्स पेएबल क्रेडिट में आता है ना लाइबिलिटी में, तो नेट टू नेट इफेक्ट क्या हुआ आपका? बैलेंस शीट में इस ट्रांजैक्शन की वजह से नेट इफेक्ट क्या हो गया? लाइबिलिटी साइड में भी 4 लाख बढ़ गए और असेट साइड में भी 4 लाख बढ़ गए। समझ में आ रहा है? ओके, सेकंड वाला आंसर तो गलत है क्योंकि उसमें खाली लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बचा क्या? सी, टोटल असेट इज इंक्रीज 4 एंड लाइबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज बाय 4। वही तो राइट आंसर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता ना, लाइबिलिटी 4 लाख से बढ़ेगी और असेट 5 लाख से बढ़ेंगे, बैलेंस होना चाहिए ना। ये 1 लाख का हिसाब समझा क्या? इधर टोटल असेट 4 लाख से क्यों बढ़े? 5 लाख से फिक्स असेट बढ़ा है और करंट असेट 1 लाख से कम हुआ है, तो टोटल असेट में नेट इफेक्ट कितना आया? ओनली 4 लाख का। अगला बताते हैं, कैलसी यूज नहीं करनी, दिमाग। ये मोहन परचेज गुड्स फॉर 15 लाख, ओके। फोर्थ गुड्स सोल्ड अमाउंटिंग टू 18 लाख, मतलब सारे गुड्स बेचे क्या? नहीं। एंड नेट एक्सपेंसेस to 2,50,000 during the 2022. The net profit was 350. पहले तो इन्होंने बता दिया कि नेट प्रॉफिट इतना, लेकिन आप अकाउंटेंट हो ना, आपको निकालने तो आना चाहिए ना नेट प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है या पीएनएल अकाउंट है। परचेस कितने का किया? 15 लाख का। सेल्स कितने का किया है? 18 लाख का। समझ में आ रहा है क्या? और खर्चे कितने किए? हाँ, और बोलता है प्रॉफिट कितना हुआ है? 350। अभी देखो आपको प्रॉफिट 350 हो रहा है क्या? अभी अभी इस लेवल पे 18 में से मैंने 17.5 निकाले तो कितना बचा?
18 लाख में से 50,000 बचाना इधर, तो मुझको तो प्रॉफिट 50,000 ही दिख रहा है, आपको भी 50 ही दिखना चाहिए ना। लेकिन सारे के सारे गुड्स बेचे थे क्या? नहीं, 4/5 मतलब 80% गुड्स बेचे थे, 20% गुड्स अभी भी बाकी है, 1/5 बाकी है ना अभी भी। तो 15 लाख का 1/5 कितना होता है? 15 लाख का 1/5 कितना होता है बोला? 3 लाख ना। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है ना 3 लाख। ये क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपका प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा था, अब हो गया मैच। हाँ, ये टाइम पास कर रहा था मैं, वैसे इसका कोई लेना देना नहीं क्वेश्चन से। तो प्रॉफिट कितना आया? 3.5 लाख। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाज फॉलोड? मैचिंग किया था, पीरियडिसिटी किया था कि एंटिटी किया था? मैचिंग। वी आर ट्राइंग टू मैच रेवेन्यू। क्यों सर, कहां मैच किया? देखना पूरा का पूरा 15 लाख इधर रिकॉर्ड करेगा तो लॉस 50,000 का ही प्रॉफिट होगा। तो हमने इधर का परचेस रिवर्स किया। कितने से रिवर्स किया? 3 लाख से। तब जाके इस पीरियड का जेन्युइन प्रॉफिट निकला 3.5 लाख। आप समझ रहे हो? ये 3 लाख अगले साल बिकेगा ना, और अगले साल कॉस्ट ही नहीं होता। क्या नहीं होता? कॉस्ट रिकॉर्ड में ही नहीं होता ना यार। कॉस्ट रिकॉर्ड में आने के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा अभी, ये अब रिकॉर्ड हो जाएगा अगले साल। तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है। चलो आगे, ये वाला आंसर। ए बिजनेसमैन परचेस goods 25 lakh, sold 80% of such goods during the accounting period 31st March 2022. The market value of remaining goods was 4 lakh. ओहो, मार्केट वैल्यू कितना है? 4 लाख है। The value of closing inventory was at cost. कॉस्ट कितना है बताओ मुझे अभी? 80% आइटम सोल्ड किया ना, तो इसका 20% कितना होता है? अरे 80% भेज दे तो बचा कितना? 20% ना। तो 25 लाख का 20% कितना हो गया? तो कॉस्ट 5 लाख हो गई, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख। मार्केट वैल्यू 4 लाख हो गई। आप वैल्यूएशन कितने पे करते हैं? विच इज लोअर, मतलब 4 लाख पे करते हैं ना आप। वही तो AS2 बोलता है, यही तो कंजर्वेटिज्म बोलता है। लेकिन इसने क्या किया? वैल्यू एट कॉस्ट किया, मतलब इसने 5 लाख पे वैल्यू किया, 4 लाख पे नहीं। तो कौन सी कॉन्सेप्ट का वायलेशन हुआ है? हाँ, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। चलो आगे। कैपिटल ब्रॉड बाय प्रोप्राइटर। कैपिटल की एक जर्नल एंट्री बताओ, तभी आंसर आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फेवरेट एंट्री आप लोगों की। जर्नल एंट्री में पहली एंट्री यही मारते हो तो दो चीजें बढ़ेंगी ना। बैलेंस शीट में क्या क्या बढ़ेगा? खाली लाइबिलिटी साइड बढ़ेगी, असेट भी बढ़ेगा ना, पैसे तो लाया ना इसने। हाँ, तो कैपिटल ब्रॉड है तो क्या होगा? इंक्रीज इन असेट होगा, साथ ही साथ में ये तो कभी नहीं होगा इंक्रीजिंग लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट। इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी पहला ही होगा ना फिर। During the lifetime of entity, accounting provides financial statement in accordance with the basic accounting concept. बोलता है लाइफ टाइम में अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग होता है। लाइफ टाइम का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाते हैं, रिफॉर्मेशन देने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। कौन सी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे? कंजर्वेटिज्म, मैचिंग या अकाउंटिंग पीरियड? बताओ। अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते, पीरियोडिसिटी भी बोल सकते हो। देखो आंसर देखो, 8 का आंसर क्या है? सी, पीरियोडिसिटी लिखना चाहिए था उनको, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं ना। अकाउंटिंग पीरियड ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का नाम। लेकिन ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड पीरियोडिसिटी काइंड ऑफ सेम थिंग। द कॉन्सेप्ट, अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। अभी लिक्विडेट नहीं होगी। हाँ, आ रहा है आंसर आपको? हाँ, शायद आपका प्रोफेसर टकला है। शायद आपका प्रोफेसर अच्छा है। असेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर, बताओ असेट क्यों? हमने फर्नीचर क्यों रखा है बिजनेस में? हम रोज बाहर निकाल के रखते क्या इसको बेचने के लिए? नहीं। कन्वर्जन इनटू कैश इसके लिए रखा है क्या? या अर्निंग रेवेन्यू? हाँ, तो लास्ट वाला आंसर है, पहला वाला आंसर नहीं है। असेट का पर्पज ये होता है, अभी अगले चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज इन द पीरियड इन विच। रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेल, राइट टू रिसीव कभी स्टैब्लिश होता है? AS9 राइट टू रिसीव कब होता है? जब
सेल इज मेड, नहीं सर कैश, कैश इज कलेक्टेड बोलो ना, ये बाबा वो कैश मेथड में होता है, अक्रूवल सिस्टम में वो नहीं होता। रेवेन्यू ऑन कब माना जाएगा, जब गुड्स लेकर गए आप, S9 है वो। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन, कंजर्वेटिज्म आप अप्लाई करते हो तो आप असेट बढ़ा के दिखाते हो, असेट 1 लाख के 50 लाख के दिखाओगे, ये कंजर्वेटिज्म है। तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट तो गलत है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बढ़ा के दिखाना है क्या, नहीं, अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट है। स्टेटमेंट असेट को क्या करके दिखाओ आप, कम करके। अभी आपका यही एग्जांपल ना, स्टॉक को अपनी क्या करके दिखाया, देखो 5 लाख में आप लेकर आए थे, मार्केट में 4 लाख हो गया, कितने पे रिकॉर्ड करने का बोल रहा है वो, 4 लाख। ये तो अंडर स्टेटमेंट हो गया ना, स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब 5 लाख, अंडर स्टेटमेंट मतलब 4 लाख, वैल्यू कम करके बताओ, ठीक है ना, तो 4 लाख। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ट्रेड पेएबल रिजल्ट्स इन, ट्रेड पेएबल कम हो गए, बैलेंस शीट में से ट्रेड पेएबल कम हो गए, ऐसे ही कम हो गए क्या, जादू है, ऐसे जादू करके कम होता है, गायब, कैसे कम होता है, पैसा दिया होगा ना तुमने, तो यहां से ट्रेड पेएबल कम हुए तो यहां से कैश कम हुआ रहेगा, कैश बैंक कम हुआ रहेगा यहाँ पे। तो ट्रेड पेएबल कम होने से कैश इंक्रीज होता है, नहीं। डिक्रीज इन बैंक ओडी, बैंक ओडी मतलब लाइबिलिटी होती है, बैंक का लोन है वो, बैंक ओडी से भी आप दे सकते थे, लेकिन ये इंक्रीजिंग बैंक ओडी होती है, बैंक ओडी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 आंसर रॉन्ग है। तीसरा आंसर क्या, डिक्रीज इन असेट, असेट कम। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक्सपेंस उस पीरियड का है कि नहीं है, और उस पीरियड का है तो ही उस पीरियड में रिकॉर्ड होगा, नहीं तो उस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। इकोनॉमिक लाइफ एंड एंटरप्राइज स्प्लिट into periodic interval to measure the performance, periodicity गया था, अभी 2 मिनट पहले गया था। If an individual asset is increased, there will be corresponding, increase हो गया, एक असेट बढ़ गया, अभी क्या क्या हो सकता है, असेट बढ़ गया, एक कोई तो असेट बढ़ गया, कंप्यूटर समझ लो, कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ गया है, तो अभी और क्या क्या हो सकता है, आप बताओ, देखने से पहले बताओ क्या क्या हो सकता है, या तो दूसरा असेट कम हुआ रहेगा, या लाइबिलिटी भी बड़ी होगी, यही तो हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इंक्रीज इन अनदर असेट और इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन अनदर असेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। चलो आगे, परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश, क्या करेगा, मशीनरी तो बढ़ेगा, डिक्रीज टोटल असेट, इंक्रीज टोटल असेट, रिटेन टोटल असेट अनचेंज, इंक्रीज करेगा, मशीनरी आया कैश गया, क्या करेगा, टोटल क्या होगा, टोटल इधर टोटल 10 लाख का असेट आया, 10 लाख चले गए, अनचेंज होगा ना। ये वाला करो, अल्फा लिमिटेड पर्टिकुलर्स, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 अप्रैल पे कितना था, 10 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने थे, 1 लाख, मतलब एसी लाया, एसी को इंस्टॉल करके लिया, मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 12 लाख, तो 11 लाख का असेट बन गया मेरे लिए ये, ठीक है ना, और मार्केट में उसका वैल्यू अभी कितना चालू है, 12 लाख। While finalizing the accounts, if the company values machinery at 12 lakh, which concept is violated by Alpha Limited? कौन से कॉन्सेप्ट का मर्डर किया उन्होंने, फिक्स असेट को कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड करना था, AS10 क्या बोलता है, AS10 का फुल फॉर्म पता है क्या है, PPE, डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना आपको विनायक सर ने, तो किधर ना किधर लिखा होगा ना कि असेट को डेप्रिशिएट करना पड़ता है, कहां लिखा है, AS10 में लिखा है, उसका फुल फॉर्म है PPE, फुल फॉर्म नहीं, उसका नाम है PPE, फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। असेट कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, AS10 बोलता है, AS10 में रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है, हाँ AS10 में रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है, कॉस्ट और NR फीचर इज लोअर, ऐसा पढ़ा है कभी विनायक सर ने आपको, फिक्स असेट को कभी बोला ऐसा उन्होंने, आज हम डिप्रिसिएशन नहीं करेंगे इस बिल्डिंग का, क्यों,
इस बिल्डिंग का रियल लाइफ में एप्रिसिएशन हुआ है। ऐसा होता है कभी नहीं। आप मार्केट वैल्यू पे कभी असेट को रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट मेथड चलता है वहां पे। तो कौन सी मेथड का यहाँ पे मर्डर हो गया? जब उसने मार्केट वैल्यू पे असेट को रिकॉर्ड किया तो कॉस्ट मेथड का। मैचिंग का इसका कोई लेना देना नहीं, रूल का भी लेना नहीं। शॉर्ट नोट लिखनी है आपको। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन से? सी ए जी, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न, एक एक लाइन लिखनी है। पीरियोडिसिटी क्या है? एक एक लाइन लिखनी है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होती है, प्रोसीजर्स होती है जो कंपनी अडॉप्ट करती है, ठीक है ना, वो सब लिखना है। डिस्टिंग्विश मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रीफली बोला है। ब्रीफली मतलब सारा नहीं लिखने का। तो रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, हाँ, कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर, फेयरनेस, ऐसा दो चार बातें लिख लो जो भी याद आता है आपको। कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, हाँ, वो सब लिखना है। पहले तो यूनिट ही बहुत टाइम लेते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। ये दो अगर आपको थोड़े बहुत समझ में आएंगे तो इसके आगे का समझना बहुत इजी है। ये दो नहीं आए होंगे तो आगे जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे मतलब पूरे अकाउंट्स में बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा। ये सारे शब्द को मतलब पता होना चाहिए आपको, तब आपको पता चलता है अच्छा इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ओहो इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो अकाउंट्स के लॉजिक्स है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। बाकी अकाउंट तो पूरा आगे लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम अगले लेक्चर में, अगले मतलब अभी है अगला लेक्चर, अगले लेक्चर में क्या करेंगे? यूनिट नंबर 3, कैपिटल एंड रेवेन्यू, जो आपको पहले से आता है, खाली मुझे थोड़ा उसको पॉलिश करना है। इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, ऐसे बंद होता है ये।